हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस थियरी। तो सबसे पहले एसिड बेस थियरी आने के पहले लोग एसिड और बेस को कैसे क्लासिफाई करते थे, तो वो होता था टेस्ट के बेसिस पे। अगर जिसका टेस्ट सोअर आ गया, खट्टा आ गया, नींबू के जैसे आ गया, या फिर बोल दो इमली के जैसे आ गया, तो उसको बोलते थे एसिड है। और जिसका टेस्ट कड़वा आता था, बीटर आता था, उसको बेस बोलते थे। जैसे डिटर्जेंट थोड़ा सा लेके टेस्ट करके देखो, बहुत ही बीटर लगेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को बेस बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, तो नए नए कंसेप्ट आए और वहां पे बहुत लोगों ने अपना एसिड बेस का थियरी दिया। तो सबसे पहला जो अपने को पढ़ना है एसिड बेस थियरी में, वो है आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग किसको एसिड बोलते हैं? तो देखो, एसिड किसको बोलेंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग? तो जो भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम में H प्लस डोनर जो होगा, H प्लस डोनर होगा इन एक्वस मीडियम मीन्स इन वाटर, उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस किसे बोलेंगे? जो भी सब्सटेंस OH माइनस डोनेट कर दे, तो OH माइनस डोनर इन वाटर जो भी होगा उसको बेस बोलेंगे। तो एसिड का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा? HCl, HBr, HI, और जितने भी ऑक्सी एसिड है सब लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन से। H2CO3, H2SO4, H3PO4, HClO4, HClO3, HClO2, HNO3, HNO2, H3PO3, H3PO2। मतलब बहुत जितने भी ऑक्सी एसिड है सब इसमें आ जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड भी आ जाएंगे, CH3, COOH, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ जाएंगे। समझे? तो यहां से हो गया आर्हेनियस एसिड। ये सारे एग्जाम्पल है आर्हेनियस एसिड के। अगर बेस की बात करें, तो जो भी OH माइनस डोनेट करे, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? LiOH, NaOH, जितने भी S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है सब इसमें आ जाएंगे। AlOH का होल थ्राइस, D ब्लॉक के भी हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे यहाँ पे। FeOH का होल थ्राइस, ZnOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, etc। जितने भी सब्सटेंस जिनके पास OH माइनस OH होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, पानी में इनको डिजोल्व करेंगे तो ये OH माइनस देने वाले हैं। तो इनको आर्हेनियस बेस बोला जाता है। अब देखो, जो नेक्स्ट एसिड बेस थियरी है, वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो सेकंड वाला क्या है? ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थियरी। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने किसको एसिड बोला, किसको बेस बोला? तो इनके अकॉर्डिंग देखो, एसिड एसिड किसे बोलेंगे? जो H प्लस डोनर हो, H प्लस डोनर, जो भी H प्लस डोनेट कर सके उसे एसिड बोलेंगे। यहाँ पे मीडियम पानी हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बेस किसे बोलेंगे? बेस किसे बोलेंगे? जो H प्लस एक्सेप्टर हो।
तो H प्लस एक्सेप्टर, जो भी H प्लस एक्सेप्ट करे उसको बेस बोल देंगे, समझे। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी में जो H प्लस डोनर है इसका एग्जाम्पल और आर्हेनियस एसिड का जो एग्जाम्पल है वो सेम ही होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? HCl, HBr, HI, H2, SO4, H2, CO3, ETC। ये सब क्या है? H प्लस डोनर है। और बेस यहाँ पे जो है इसका बेस कौन होगा? आर्हेनियस बेस। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए ना, तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर अगर है तो ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाएगा, समझे। कंडीशन यही है। तो लोन पेयर किसके पास है? अमोनिया के पास है। 1 डिग्री अमाइन के पास है। 2 डिग्री अमाइन के पास भी है। ये R1 R2 मान लो। एनिलीन के पास भी है। तो एनिलीन, NH2। तो जिस, ये भी जो फिनॉल था वो उसके पास भी लोन पेयर है। तो जिसके पास लोन पेयर होगा, समझे, जिसके पास लोन पेयर होगा, यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं? एनिलीन, NH2। पिरिडीन लिख लो। तो जिसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर सॉरी, लोन पेयर जिसके पास भी मिलेगा अपने को, उसको क्या बोलेंगे? H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, और वो है ब्रॉन्स्टेड बेस। क्योंकि देखो H प्लस इनके पास क्यों जाएगा? H प्लस क्यों जाएगा इनके पास? H प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट s ऑर्बिटल। और ये अपना लोन पेयर क्या करते हैं? उस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। इसीलिए जिसके पास भी लोन पेयर होगा, H प्लस उससे जाके चिपक जाएगा। क्योंकि H प्लस को क्या चाहिए? लोन पेयर। और ये लोन पेयर रखे हुए हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास लोन पेयर है, समझे, वो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे देखो, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी में ही बहुत ही शानदार एक कंसेप्ट निकल के आता है, जिसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, या एसिड बेस कंजुगेट पेयर। तो वो क्या होता है उसको समझने के लिए लिख लेते हैं हेडिंग, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ HCl और H2O का। तो यहाँ से देखो HCl में क्या है? H प्लस और Cl माइनस। और H2O में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके पास लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखो पानी के पास लोन पेयर है, और HCl के पास H प्लस। तो H प्लस को क्या चाहिए? लोन पेयर। तो पानी के साथ बॉन्ड बना लेगा, और पानी के साथ बॉन्ड बना के क्या बनेगा? H3O प्लस। और यहाँ पे Cl माइनस अकेला रह गया। तो जिसने H प्लस दिया उसको क्या बोलेंगे? एसिड। तो HCl अपना क्या हो गया यहाँ पे? एसिड। और जिसने H प्लस लिया उसको क्या बोलेंगे? बेस। पानी को देखा जाए तो पानी ने H प्लस लिया, तो यह है बेस। अब देखो HCl जो है, यहाँ से HCl वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में, समझे। तो यहाँ पे जो ये वाला HCl एसिड था, इससे एक H प्लस निकलने के बाद जो Cl माइनस बचा, एक कैसा है? बेस है, समझे। और यहाँ जो पानी है, पानी, वो बेस था। यहाँ से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद जो H3O प्लस बना, वो बन गया एसिड।
तो एसिड बेस यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ उससे भी हमें क्या बन रहा है, एसिड और बेस ही बन रहा है। तो जो पहले एसिड था उससे क्या बना, बेस। और इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब बात आती है किसको कंजुगेट एसिड बोलेंगे, किसको कंजुगेट बेस बोलेंगे। तो एक को एसिड बोलो तो दूसरे को कंजुगेट बेस बोल सकते हैं। अगर पहले को बेस बोलते हैं तो दूसरे को कंजुगेट एसिड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पानी और H3O+, ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। और ध्यान देना कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वीक एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस हो। यहाँ पे जो बने हैं एसिड और बेस कैसे हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। और इस साइड जो था रिएक्टेंट साइड, उधर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर देखो कोई भी एक स्ट्रांग हो गया, जैसे यहाँ पे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कंप्लीटली रिएक्शन कर जाएगा, तो बेस भी कैसा काम करने लगता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है और वीक बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव होता है, उस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है जिधर बीकर एसिड और बीकर बेस फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक चीज देखना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगा सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है। तो एक इम्पोर्टेंट बात अगर अपने को पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है। तो जो भी एसिड होगा, एसिड में एक हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा। एसिड में क्या होगा, 1H+ मोर होगा, मतलब ज्यादा होगा। समझे, एक H+ जिसमें ज्यादा है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जिसमें एक H+ ज्यादा है वो क्या है, एसिड। और जिसमें एक H+ कम है उसको क्या बोलेंगे, बेस। और बेस में क्या होगा, 1H+ लेस होगा। बस यही बात अपने को पता होना चाहिए। समझे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि NH3 है, NH3, तो अमोनिया को अगर मैं एसिड मानता हूँ तो इसका बेस क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, बेस में एक हाइड्रोजन कम कर देना है, मतलब NH2-। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को देखेंगे तो ए वाला एसिड हो गया और ए वाला, सॉरी, हाँ, ए वाला एसिड हो गया और ए वाला कंजुगेट बेस। अगर मैं अमोनिया को बेस मानता हूँ तो इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, NH4+। देखो इसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा है, एक H+ ज्यादा है, ये अमोनियम आयन है। तो इनको देखा जाए तो यहाँ पे किसका काम करेगा, बेस की तरह, और ये एसिड की तरह। ऐसे ही H2O के लिए लिया जाए पानी, तो हम बना सकते हैं H3O+ भी बना सकते हैं और OH- भी बना सकते हैं। तो इन दोनों में देखा जाए तो एसिड कौन है, एसिड के पास एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है, एक H+ ज्यादा होता है, तो ये क्या हो गया, एसिड। और पानी इस समय क्या काम कर रहा है, बेस की तरह। अगर इन दोनों में देखा जाए तो एक H+ का डिफरेंस है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक H+ का ही डिफरेंस होगा। तो ये वाला एसिड हो गया जिसमें H+ ज्यादा है, और जिसमें एक H+ कम है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये हो गया अपना कंजुगेट बेस। ऐसे ही अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो अगर एक H+ इससे निकाल दिए तो फॉर्मेट आयन बनेगा, और एक H+ एक्सेप्ट कर लिया तो ये वाला कैटायन बनेगा। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये है एसिड
और ये है कंजुगेट बेस। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये है अपना बेस और ये है एसिड। एसिड के पास एक H प्लस ज्यादा ही होगा। देखो, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, फॉस्फोरिक एसिड अगर यहाँ से एक H प्लस रिमूव कर दें तो क्या दिखेगा, H2PO4 माइनस। तो इन दोनों में एसिड बेस पेयर कैसे बताएंगे, जिसके पास एक H प्लस ज्यादा है वो एसिड है। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया कंजुगेट बेस। अगर कोई बोले H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस, इसमें एसिड बेस पेयर कैसे पहचानना है, तो ए वाला जो अपना जिसके पास एक H प्लस कम है, इसको क्या बोलेंगे, बेस। और जिसके पास एक H प्लस ज्यादा है वो क्या है, एसिड। एसिड बेस पेयर में एक ही हाइड्रोजन का एक ही H प्लस का डिफरेंस होगा। अगर इसकी बात करें, HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या, तो देखना है अपने को कितने H प्लस का डिफरेंस है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक, मतलब कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। अब कौन एसिड है कौन बेस है, तो जिसके पास एक H प्लस एसिडिक होना चाहिए, मतलब जो रिमूव हो सके, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक H प्लस एसिडिक है, तो ये क्या है, एसिड। और ये वाला कंजुगेट बेस, तो एसिड बेस पेयर हो गए। अगर कोई ऐसे बोले H3PO3, HPO3, H2PO3 माइनस, तो ये क्या एसिड बेस पेयर है, बिल्कुल है। ये वाला क्या है, एसिड, ये वाला बेस। अगर कोई इसको बोले H2PO3 माइनस और HPO3 2 माइनस, एसिड बेस पेयर है कि नहीं, तो है। ये वाला एसिड, ये वाला कंजुगेट बेस। अगर कोई इसको बोलता है HPO3 2 माइनस और PO3 2 माइनस, क्या एसिड बेस पेयर है, तो कई लोग को लगेगा यार यहाँ पे तो एक H प्लस है और यहाँ पे एक H प्लस कम है, मतलब एसिड बेस, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, तो एसिड बेस पेयर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि अपने को ये जो H है वो आयनाइजेबल होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो देखो, अगर इसी का स्ट्रक्चर देखो H3PO3, वो केमिकल बॉन्डिंग में सब बताया गया है कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है पी डबल बॉन्ड ओ बना ही लेना है। फॉस्फोरिक एसिड जो, मतलब फॉस्फोरस के जो भी ऑक्सी एसिड होते हैं उसमें पी डबल बॉन्ड ओ तो मस्ट है, एक बनाना ही है। और अब कितने ऑक्सीजन बच गए, दो। तो दो ऑक्सीजन बच गए तो दो OH बॉन्ड बना लिया, और एक हाइड्रोजन बच गया, वो डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, दो ही है। H3PO4 से मैक्सिमम दो ही हाइड्रोजन आयनाइज हो सकता है, तो वो तो ऑलरेडी हो गया है। ये जो तीसरा हाइड्रोजन है नॉन आयनाइजेबल है, मतलब डायरेक्ट फॉस्फोरस से उसका कनेक्टिविटी है, फॉस्फोरस से डायरेक्ट कनेक्ट है, वो रिमूव होने वाला नहीं है पानी में, तो ये बनेगा ही नहीं, ये वाला तो फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसको एसिड बेस पेयर नहीं बोल सकते हैं, समझे। अगर कोई बोले H2CO3 का कंजुगेट बेस लिखो, तो क्या करेंगे, बेस लिखना है मतलब एक हाइड्रोजन कम करके लिखना है, और एक H प्लस निकलेगा तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए अपने को पता है एक माइनस लगा देंगे, समझे। तो ये एसिड हो गया, ये बेस, HCO3 माइनस। अगर इसको एसिड अगर हम मानते हैं तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, बेस लिखना है मतलब एक H प्लस कम करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा, CO3
2 माइनस। अगर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या लिखेंगे? HS-। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या करेंगे? H2-। समझे? तो कंजुगेट बेस लिखने के लिए एक H प्लस कम कर दो, कंजुगेट एसिड लिखने के लिए एक H प्लस ऐड कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई बोले H2CO3 और CO3 2 माइनस, क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो कंजुगेट, मान लो किसी ने एक एक्वस सॉल्यूशन में क्या किया, कार्बोनिक एसिड मिला दिया, बाहर से लाया कार्बोनिक एसिड, इस पानी में मिला दिया, और कार्बोनेट को भी मिला दिया। कार्बोनेट कैसे मिलाएगा? मान लो किसी ने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया, तो पानी में अगर इनको मिलाएगा तो ये आपस में एसिड बेस पेयर तो नहीं है। और आपस में एसिड बेस पेयर नहीं है तो ये तब तक रिएक्शन करते हैं जब तक कि एसिड बेस पेयर में न कन्वर्ट हो जाए। समझे? तो ये सबसे पहले देखो, इसको क्या करना है, H2CO3, और यहाँ से कार्बोनेट मिलेगा सोडियम कार्बोनेट से, तो इनको रिएक्शन करा के अपने को किस में कन्वर्ट कर लेना है? ये देखो, एक H प्लस देगा ये, एक H प्लस देगा, और ये वाला क्या करेगा, H प्लस लेगा, तो HCO3 माइनस में दोनों कन्वर्ट होने वाले हैं। H प्लस देके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइकार्बोनेट में। और कार्बोनेट आयन जो है एक H प्लस लेके वो भी बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। तो जब तक ये बाइकार्बोनेट में नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। अब उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि कौन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, कार्बोनिक एसिड है कि कार्बोनेट है, उसके हिसाब से फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा। कुल मिला के अगर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, मान लो अपना क्या था, ए वाला लिमिटिंग रिएजेंट था, ए वाला एलआर था, ये खत्म हो गया, तो ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट, ये आपस में सॉल्यूशन के अंदर रह सकते हैं। समझे? अगर मान लो इफ एलआर ए हो गया, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एलआर हो गया, आएगा। अगर कार्बोनिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट रहा, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे तो ये रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट में बदलेगा, और बच कौन जाएगा, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ये भी रह जाएंगे। कुल मिला के अगर किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट मिलाते हो, कम अमाउंट में मिलाते हो, तो बाइकार्बोनेट बनने वाला है, और उसके बाद बाइकार्बोनेट से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। समझे? तो इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में अपने को कई बार दिखेगा कि कंजुगेट एसिड, एसिड बेस तो मिला रहा है लेकिन वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, तो आपस में रिएक्शन करने वाले हैं। और इसका यूज कहाँ दिखेगा, टाइट्रेशन में दिखेगा लास्ट में। तो अभी इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। कुल मिला के यहाँ से क्या समझना है कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड बेस पेयर कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझे? तो नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे, एसिड बेस पेयर साथ साथ रह सकते हैं, लिख लो अपने लैंग्वेज में जो भी हो, एसिड बेस, एसिड बेस कंजुगेट पेयर कैन बी प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी, पानी के अंदर एसिड बेस पेयर अगर बन गए तो साथ साथ रह सकते हैं। अब देखो, एक कंसेप्ट यहाँ से आता है कि जो एसिड से बनेगा बेस,
वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। तो यहाँ पे अपने को एक बात समझना पड़ेगा, उसको लिख लेते हैं। ये देखो, अगर बहुत स्ट्रांग एसिड है तो बहुत स्ट्रांग एसिड से अपने को जो मिलेगा, वीक मिलेगा, और वीक इनइफेक्टिव होगा वो, समझे। तो वेरी स्ट्रांग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। यहाँ देखो, वेरी स्ट्रांग, अगर वेरी स्ट्रांग एसिड है तो इससे जो मिलने वाला है कंजुगेट, कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। और वीक ही नहीं, वेरी वीक, वेरी वीक। और इतना वीक होगा, इतना वीक होगा कि इसको बोल सकते हैं इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब ये अपना कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। इनइफेक्टिव हो गया, वेरी वीक है, इतना वीक है कि इनइफेक्टिव हो गया, समझे। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर कोई वेरी वीक बेस है, वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस है मतलब ये भी क्या है, इनइफेक्टिव टाइप का, इन इफेक्टिव। अगर बहुत वीक बेस है और इसका हम कंजुगेट एसिड बना दिए, इसका कंजुगेट एसिड बना दिए, तो क्या होगा, वेरी स्ट्रांग होगा, समझे। क्या होगा, वेरी स्ट्रांग। तो ये तो हमने क्या किया, ये जो स्ट्रांग एसिड, बहुत स्ट्रांग एसिड है, तो अगर उसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो वेरी वीक होगा, इनइफेक्टिव। और वेरी वीक बेस है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, वेरी स्ट्रांग होगा। इन दोनों बात का मतलब तो एक ही है, वेरी स्ट्रांग एसिड की बात कर रहा है, समझे। वेरी स्ट्रांग एसिड से क्या मिलेगा, वेरी वेरी वीक बेस मिलेगा। यहाँ पे वेरी वीक बेस लिखना था, हाँ बेस, और हो गया, कंजुगेट बेस क्या होगा, बहुत वीक होगा। तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब तो एक ही है। अब अगर बेस की बात करें, बेस बहुत स्ट्रांग हो, समझे, तो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब देखो, अगर अगर यहाँ पे वेरी स्ट्रांग बेस हो, अगर बहुत स्ट्रांग बेस होगा तो उसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा, कंजुगेट एसिड, वो क्या बनेगा, वेरी वीक। और इतना वीक कि उसको बोलेंगे इनइफेक्टिव, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, इनइफेक्टिव। और सेम इसी को कैसे बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, अगर वेरी वीक एसिड हुआ, वेरी वीक एसिड, तो उसका जो कंजुगेट आएगा वो क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब ये वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक की बात कर रहे हैं, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत वीक है। तो इसके बीच में जो होंगे मॉडरेट, उनका क्या है, तो वो देखो, अगर वीक एसिड है तो वीक बेस प्रोड्यूस करेगा, अगर वीक बेस है तो वीक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में क्या लिख लेंगे, वीक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, वीक बेस, कंजुगेट वीक बेस। और इसका रिवर्स भी सही है, मतलब अगर कंजुगेट वीक बेस है
तो अगर बेस क्या है, वीक है, तो वीक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल के साथ अब समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो HCl, HBr, HI, HClO4। तो ये जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, समझे? तो इसका बेस क्या बनेगा? एसिड है, और ये कंजुगेट बेस। तो इस एसिड का बेस क्या होगा? Cl-। इसका बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस Br-। इसका I-। इसका Cl O4-। तो यहाँ पे हमने कंजुगेट बेस तो बना दिया। अब ये बेस, अगर किसी पानी में, मतलब पानी के सॉल्यूशन में अगर Cl- देखोगे, तो ऐसा नहीं कि Cl- पानी का H+ ले लिया और HCl बना दिया, नहीं। क्योंकि बहुत वीक है, जो कंजुगेट बेस है बहुत वीक है, इनइफेक्टिव है, रिएक्शन करने वाला नहीं है, समझे? अब सोचो क्यों नहीं रिएक्शन करने वाला है, कई लोग सोच रहे होंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर मान लो रिएक्शन तुम करा भी दिए, Cl- क्या किया, Cl- पानी के साथ H+ ले लिया, तो क्या ही बनाएगा ये, बोलो? HCl बनाएगा। और क्या बनाएगा? OH-। तो पानी का जो H+ लिया है, HCl बनाया है, तो HCl पानी के अंदर रुका थोड़ी ना रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो खुद ही क्या होगा? आयंस में टूट जाएगा, H+Cl-। एक्चुअल में HCl बना के ही क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी टूट गया, बनते ही टूट गया H+Cl-। और H+OH- के साथ रिएक्शन करके फिर पानी बना लेगा, और Cl- में कन्वर्ट, Cl- बच जाएगा, समझे? तो इसीलिए बोला जाता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कंजुगेट बेस आएगा, वो इनइफेक्टिव है, पानी के साथ वो चिपकना ही नहीं चाहता है, पानी के साथ उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाला है, रिएक्शन करा के भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टूटा है, रिएक्शन के बाद भी टूटा पड़ा होगा, समझ गए? अब देखो, इसका ऐसे बोल सकते हैं, इसका रिवर्स बोल सकते हैं इधर से। अगर कंजुगेट बेस, तो कोई भी बेस है, बहुत वीक बेस है, तो अगर वीक बेस है, तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। इनइफेक्टिव टाइप का कंजुगेट मतलब बेस है, जो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करना चाहता है। अगर गलती से उसका तुम बेस का कंजुगेट एसिड बना दिए, तो बहुत ही स्ट्रांग एसिड होगा। अभी दूसरा वाला क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर वेरी स्ट्रांग बेस है, तो उसका कंजुगेट एसिड जो होगा इनइफेक्टिव होगा, समझे? और वेरी वीक एसिड कोई हो गया, तो उसका कंजुगेट वेरी स्ट्रांग बेस होगा। जैसे यहाँ पे एक, ऐसे समझो, H2 हो गया, NH3 हो गया, मीथेन हो गया, ऐसे इनको देखा जाए तो ये H+ देने वाले नहीं है, एक ऐसे वेरी वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है, समझ गए? ये अपना H+ देने वाले नहीं है, लेकिन मान लो अगर किसी भी तरह से H+ दे दिए, तो H+ देने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H- में। अमोनिया अगर H+ दे दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2-। मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3M-। तो ये वाले हैं एसिड, और बहुत ही वीक एसिड है, और उसका ये बना कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस बहुत ही वीक एसिड हैं, इनइफेक्टिव टाइप के, समझ गए? मतलब H+ जनरली देंगे नहीं।
लेकिन गलती से इसने H प्लस दे दिया तो किस में कन्वर्ट होगा? कंजुगेट बेस में। ये देखो, ये वाले हैं कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस जो होगा बहुत ही स्ट्रांग बेस होगा, समझे? ये सब क्या होंगे? बहुत ही स्ट्रांग बेस। इसीलिए आगे केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि कहीं अगर इस चैप्टर में नहीं, ऑर्गेनिक में दिखेगा कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडामाइड, NaNH2 हो गया। तो ये सब जो यहाँ पे हाइड्राइड है, हमाइड है, तो ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? बेस होते हैं। इनको H माइनस है, कहीं से भी H प्लस चाहिए, H प्लस लेके तुरंत ये क्या होगा? H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमाइड क्या होगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग जो आगे रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में उसको यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कंजुगेट बेस जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, समझे? और अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? बहुत वीक होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, समझे? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका कंजुगेट क्या आने वाला है? वेरी वीक, मतलब इनइफेक्टिव टाइप से। वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेने वाले हैं। अभी जो थर्ड वाला केस आता है कि अगर वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट जो बनेगा वीक बेस बनेगा, समझे? इसको कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे वीक एसिड किसको बोलेंगे? जो जिसका के वैल्यू थोड़ा कम आता है, समझे? वो आगे समझेंगे हम लोग, ये सब कैसे वीक एसिड वीक बेस को हम बता सकते हैं। अभी के लिए जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड अगर इसको पानी में मिलाएं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COO माइनस और H प्लस एक्वस। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड ये अपना क्या है? एसिड। और ये बन गया कंजुगेट बेस, समझे? तो यहाँ पे वीक एसिड है और ये क्या है? वीक बेस। दोनों वीक ही है। अब इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? तो यहाँ पे समझा तो देता हूँ लेकिन समझ कुछ लेक्चर पढ़ने के बाद ही आएगा। ये वापस देख सकते हो कुछ लेक्चर पढ़ने के बाद। तो अभी फिलहाल इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर इसका के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COOH। और ये वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कितना होता है? 1.8 इंटू 10 to the power माइनस 5। और अब जो भी इक्विलिब्रियम, मतलब जिनको भी, जो लोग भी इक्विलिब्रियम पढ़ चुके होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, उनको ये बात पता होगा कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाता है, बहुत कम आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता ही नहीं बिल्कुल। और अगर बीच में कोई वैल्यू आ गया, समझे, बहुत ज्यादा और बहुत कम के बीच में कोई वैल्यू आ गया 10 to the power-5 के आसपास, तो ये मॉडरेट है, समझे? अब वैसे भी देख लो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या है? बहुत कम ही है, 10 to the power-5। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा ही नहीं रहा है, बहुत कम पार्टिकल टूट रहे हैं। बहुत कम का मतलब 10 to the power-3 या उससे कम। बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है? 10 to the power 3 के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हो या उससे ज्यादा हो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बस देखो कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या है? बहुत बहुत कम है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, मतलब एसिटिक एसिड टूट नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। अब उतना भी वीक नहीं, अगर मान लो 10 to the power-11 होता, -13 होता, -20 होता, तब बोलते इनइफेक्टिव है। लेकिन ये तो थोड़ा बहुत लार्जर वैल्यू ही है। 10 to the power-20 -30 के रेस्पेक्ट में क्या है? 10 to the power-10 5 बड़ा है। तो ठीक है। अब यहाँ देखो,
ये तो हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो क्या ये एसीटेट आयन जो है, एसीटेट आयन पानी के साथ, पानी के साथ चिपक के, क्या ये एसिटिक एसिड बना लेगा क्या? मतलब क्या एसीटेट आयन पानी के साथ मिलके एसिटिक एसिड बना रहा है? अगर कोई बोले कि ये फॉरवर्ड में नहीं जा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है फॉरवर्ड में, तो क्या ये बैकवर्ड में खूब धड़ा धड़ाया जा रहा है क्या इधर? ये ऐसा हो रहा है क्या? मतलब एसीटेट आयन पानी के साथ चिपक के एसिटिक एसिड बना ले रहा है क्या सब? तो इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखो। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या आएगा? तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? CH3 COOH, OH माइनस डिवाइडेड बाई CH3 COO माइनस। अब यहाँ से देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस से मल्टीप्लाई और H प्लस से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर जो क्वांटिटी है H प्लस इंटू ओ एच माइनस, अभी जस्ट आगे हम लोग सीखने वाले हैं, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14। जस्ट आगे अगला टॉपिक ही है अपना, H प्लस और ओ एच माइनस का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर माइनस 14। और ये जो एसिटिक एसिड है, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, एसीटेट आयन इंटू H प्लस आयन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 14 हो गया, और ये है, ये वैल्यू कितना होता है, अभी ऊपर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये वैल्यू आ रहा है लगभग 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 1.8। तो ये भी वैल्यू बहुत कम आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 9। समझे? इसका मतलब एसीटेट आयन पानी के साथ नहीं चिपक रहा है, एसीटेट आयन पानी से रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब बहुत कम हो रहा है। एसीटेट आयन भी ऐसा नहीं है कि बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है, H प्लस के साथ चिपक के एसिटिक एसिड बना ले रहा है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि एसिटिक एसिड भी वीक एसिड था, और उसका कंजुगेट भी क्या है, वीक एसिड है। समझे? एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है, और कंजुगेट एसिड भी बी सॉरी एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है, और उसका कंजुगेट जो बेस है वो भी क्या है, वीक बेस है। तो ये अगर आपस में किसी सॉल्यूशन में रख दिया जाए, एसिटिक एसिड को और इसके कंजुगेट बेस को किसी सॉल्यूशन में रख दिया जाए, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ रहेंगे आराम से। एसिड बेस रिएक्शन करने वाले नहीं है, क्योंकि एसिटिक एसिड अपना H प्लस नहीं देना चाहेगा, और एसिटेट आयन H प्लस लेना नहीं चाहेगा। तो वीक एसिड का इक्विलिब्रियम आसानी से उसके कंजुगेट बेस के साथ स्टेब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। समझे? और यहाँ पे हमने बीक का समझ लिया कि बीक का कंजुगेट जो एसिड होगा, बीक का जो भी कंजुगेट होगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होंगे, अगर बीक होंगे तो बीक से बीक ही बनेगा। क्लियर हो गया क्या इतना बात? तो यहाँ से ये अपने को ब्रोंस्टेड एसिड बेस जो कंसेप्ट था, थियरी था, वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो थियरी है वो है लुईस एसिड बेस थियरी। लुईस एसिड बेस थियरी। तो ये लुईस एसिड बेस थियरी क्या होता है? लुईस ने किसको एसिड बोला, किसको बेस बोला? तो देखो, लुईस के अकॉर्डिंग जो एसिड होगा, वो एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। एसिड का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर एक्सेप्टर।
एसिड मतलब एक्सेप्टर, जो भी एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस किसे बोलेंगे? बेस हो गया लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर। तो लोन पेयर डोनर हो गया बेस। अब सुनो, लोन पेयर एक्सेप्टर है एसिड, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा या किसी रिएक्शन में क्रिएट हो जा रहा है, उस सब के सब क्या होंगे? लुईस एसिड। पूरे केमिस्ट्री में जहां पर भी देखो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है। वो भी एसिड है, लेकिन कौन सा एसिड? लुईस एसिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? BF3। बोरोन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। BCl3। जितने भी मेटल हैं या मेटल कैटायन है, सबके सबके अगर कोई मेटल है तो उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होगा। डी ब्लॉक के मेटल जैसे ले लो, आयरन ले लो, आयरन 2+, जिंक, जिंक 2+। अरे ऑल डी ब्लॉक मेटल, ऑल डी ब्लॉक मेटल एंड देयर आयंस। डी ब्लॉक के जितने भी मेटल है और उनके आयन है, क्या पी ब्लॉक एस ब्लॉक के मेटल और उनके आयन नहीं होंगे? वो भी होंगे। एस ब्लॉक का मेटल है, उसका कोई आयन है जैसे Na+, Li+, ये सब क्या है? ये सब लोन पेयर एक्सेप्टर है। ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। समझ गए? तो कोई भी मेटल हो और उसका आयन अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। डी ब्लॉक के सारे मेटल और उनके आयन। नॉन मेटल भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। पी ब्लॉक के जो हैवी मतलब स्मॉलर साइज के नॉन मेटल हैं, समझे, जैसे बोरॉन हो गया, तो इस टाइप के जो नॉन मेटल है वो भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी क्या बनेंगे? लुईस एसिड। तो ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कर सकता है, वो सब के सब क्या है? लुईस एसिड। अब ये लुईस बेस कौन होंगे? समझे? तो लुईस बेस होने के लिए वो लोन पेयर डोनर हो। तो लोन पेयर डोनर, थोड़ा इसमें और एक बात कर लेता हूँ। इसमें लुईस एसिड में एक्सेप्टर में अगर कहीं मान लो किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे ये वाला एसीटोन ले लो, अल्डिहाइड ले लो, तो मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड क्या होगा? रिएक्शन के समय ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस हो गया और कार्बन पे आ जाएगा प्लस, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। तो ये लोन पेयर क्या हो सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड होगा, होंगे, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सब भी क्या कर सकते हैं? लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। समझे? तो ये बात भी ध्यान रखना कि कंपाउंड विच हैव मल्टीपल बॉन्ड कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड। देखो, अब लुईस बेस की बात करते हैं। तो लुईस बेस में लोन पेयर डोनर होना चाहिए। तो लोन पेयर जिसके पास होगा वही तो डोनेट करेगा। तो लोन पेयर डोनर कौन हो जाएंगे? अमोनिया, ये हो गया, अल्कोहल, वाटर। समझे? या फिर लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो, एनी कंपाउंड विच कैन डोनेट लोन पेयर। अगर कोई बोले H-, हाइड्राइड आयन, अमाइड आयन, ये वाला CH3-, तो ये सब क्या है? जिनके पास लोन पेयर है सबके सब क्या है? लुईस बेस है। लोन पेयर डोनेट कर दिया, लुईस बेस है। तो ये हो गया। ऐसा हमें अगर पता रहेगा कि जो भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो सब क्या है? लुईस बेस है। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बेस है, कौन एसिड है। तो ये है एसिड बेस थियरी जो लुईस ने दिया था। समझे?
अब अपना एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, और सॉल्वेंट का क्या कोई इफेक्ट होता है क्या इन पे। तो बिल्कुल होता है। देखो, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। अगर इनका स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो एक होता है लेवलिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट, और एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो लेवलिंग सॉल्वेंट जो है, लेवलिंग सॉल्वेंट जितने भी एसिड हैं, समझे, उनको सबको क्या करता है, इक्वल लेवल पे बता देता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बोलेगा ये सब, सबका स्ट्रेंथ क्या है, सेम। लेकिन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाओगे तो उनमें भी कंपेयर कर देगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, स्ट्रॉन्ग में भी एक ऑर्डर बता देगा, समझे। लेकिन लेवलिंग सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग एसिड को इक्वली स्ट्रॉन्ग बता देगा, उनमें कोई ये नहीं बताएगा कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है कम स्ट्रॉन्ग कौन है। तो लेवलिंग सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो गया, पानी। देखो, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग बोल रहे थे अभी तक, वो सब इसमें हम बोल रहे थे पानी के अंदर। पानी के अंदर सभी के सभी जो अपना एसिड थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, सबके सब 100% आयनाइज हो जा रहे थे। जैसे देखो, HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग बोल रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, दे कंप्लीटली आयनाइज इनटू वाटर। पानी के अंदर पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएंगे। जितना मोल लेंगे सारे के सारे टूट जाएंगे। तो पानी के अंदर हम इनका एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, सबको इक्वली स्ट्रांग बोलेंगे, समझे। वी कांट कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और पानी जो है, इनको इक्वली स्ट्रांग बता दिया। तो ऐसा सॉल्वेंट जो इनको इक्वली स्ट्रांग बता देगा उसको क्या बोलेंगे, लेवलिंग सॉल्वेंट। सबको इक्वल लेवल पे, सबको इक्वली स्ट्रांग बता दिया है, सबको एक लेवल पे रख दिया। लेकिन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इनमें भी बता देगा कि स्ट्रॉन्गर में भी स्ट्रॉन्गर कौन है। तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जैसे मान लो ये एसिड है, तो एसिड है तो एक बेस से रिएक्शन कराओ जो जो पानी से बीकर बेस हो। जैसे मान लो HCl का हम किससे रिएक्शन कराएं, CH3COOH, एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पे बनने वाला है CH3COOH2 प्लस और Cl माइनस। ऐसे ही HBr का रिएक्शन कराओ, CH3COOH, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3COOH2 प्लस Br माइनस। HI का रिएक्शन कराओ, CH3COOH, CH3COOH2 प्लस I माइनस। तो यहाँ पे देखो, एसिटिक एसिड ये ऑलरेडी है क्या, एसिटिक एसिड ही है ना, जो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी। हमें पता है कि H प्लस भी दे सकता है, H प्लस ले भी सकता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो H प्लस देगा, तो इसको H प्लस लेना पड़ेगा। तो इसको एक बेस की तरह ये काम कर रहा है। तो इस एसिड के लिए क्या है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो इस एसिड बेस रिएक्शन का जो एक्सटेंट देखेंगे, तो सभी तीनों रिएक्शन का एक्सटेंट तो सेम होगा नहीं। पहला वाला का एक्सटेंट देखेंगे थोड़ा कम है, दूसरे वाले का एक्सटेंट देखेंगे थोड़ा ज्यादा है, और थर्ड वाले का एक्सटेंट और ज्यादा होगा। थर्ड वाले का एक्सटेंट क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। तो जिस रिएक्शन का एक्सटेंट जितना ज्यादा है
वो वाला एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर है। समझे? तो ऐसा सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो HCl, HBr, HI में भी अपने को बता दिया कि HI क्या है? HI स्ट्रॉन्गर है किससे? HBr से। और HBr स्ट्रॉन्गर है किससे? HCl से। और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड में भी ऑर्डर बता दिए कि HI स्ट्रॉन्गर है HBr से, HBr स्ट्रॉन्गर है HCl से। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सके, स्ट्रॉन्ग एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सके तो क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। समझे? तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी बता दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। डिफरेंस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, तो लेवलिंग सॉल्वेंट लेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट लेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे। देखो, यही एसिटिक एसिड जो यहाँ पे एसिटिक एसिड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम कर रहा है। समझे? लेकिन अगर वही अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं या वीक बेस के लिए बात करते हैं, अमोनिया ले लो या फिर वीक बेस, कोई सा भी वीक बेस ले लेते हैं, तो वीक बेस के लिए फिर ये किसका काम करने लगता है? लेवलिंग सॉल्वेंट के लिए। क्योंकि ये वीक बेस के साथ क्या बना लेते हैं? CH3, COO, NH4, अमोनियम का सॉल्ट बना लेता। वीक एसिड है, वीक बेस के साथ क्या करता? सॉल्ट बना लेता। तो यही फिर क्या करने लगता? कोई भी वीक बेस लो, रिएक्शन कर जाता, 100% कर जाता। तो वही लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करने लगता है। लेवलिंग सॉल्वेंट। तो अपने को देखना होता है कि कोई सब्सटेंस कैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब जो अपना सॉल्वेंट है वो, जिसका हमें कंपैरिजन कराना है, स्ट्रेंथ के साथ रिएक्शन कैसे कर रहा है। अगर फेवरेबल है कंडीशन, अच्छा से रिएक्शन हो रहा है, तब तो लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अगर वो सेम नेचर के हुए, जैसे ऊपर वाला HCl के केस में क्या था, दोनों एसिड एसिड थे, तो वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसकी बात सुनी जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा? बेस। तो उस केस में डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करता है। चलो, ये हो गया, बहुत हो गया सॉल्वेंट के बाद। अब देखते हैं पानी के लिए सेल्फ आयनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? हेडिंग सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी का सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे देखो, H2O लिक्विड, अगर इसको पानी में देखा जाए तो H2O लिक्विड खुद ही क्या होता है? H+ और OH- में टूटा पड़ा होता है। H+ OH- में टूटा पड़ा है पानी। समझे? और यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 55.55 मोलर, या फिर 1000/18। ये कैसे आया? तो लाओ इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी, इसका मतलब 1000 ml पानी। और पानी का डेंसिटी 1 ग्राम/ml होता है। तो मास क्या हो जाएगा? पानी का मास कितना हो जाएगा? मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम/ml और वॉल्यूम है 1000 ml। ml से ml गया, कितना आ गया मास? 1000 ग्राम।
तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? मोल बाई वॉल्यूम। और मोल कितना आएगा? निकाल सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास। पानी का मोलर मास 18 होता है, डिवाइडेड बाई 1। तो आया कि नहीं? 1000/18। समझे? इसी को डिवाइड करके लिख सकते हैं 55.55 मोलर। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। समझे? कितना आ गया? 1000/18। अब देखो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लिए 1000/18। अब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया H प्लस ओ एच माइनस के साथ। तो कुछ टूटा होगा यहाँ से। मान लो X टूट गया, तो A कितना बनेगा? X। और ओ एच माइनस कितना बनेगा? X। अब ये जो पानी के लिए हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको कैसे लिख सकते हैं? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O का कॉन्सेंट्रेशन। देखो, ये जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत बहुत ज्यादा है, 55.55 मोलर। समझ आ रहा है? बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो पानी का है वो लगभग, थोड़ा सा अगर पानी का एक दो पार्टिकल टूट भी जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने वाला नहीं है। तो ये वैल्यू क्या है? नियरली 1000/18 ही है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या है? ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के इक्विलिब्रियम इंटू H2O। ये वैल्यू लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम जो भी वैल्यू हो, और ये 1000/18 है। ये कितना आ रहा है? H प्लस इंटू ओ एच माइनस। और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आ रहा है इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं के डब्ल्यू। तो लिख सकते हैं के डब्ल्यू इजकल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। अब यहाँ से ये जो के डब्ल्यू आया, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के लिए आयनिक प्रोडक्ट। अब हमें ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो, टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। और डिसोसिएशन कैसा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक। उसको हीट चाहिए, और हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगा? बढ़ने लगेगा, बढ़ जाएगा। इसका एक मतलब हमें समझ आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ेगा। समझे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ेगा। और यहाँ से जो टूट रहा है एक्स, ये भी ज्यादा टूटेगा। और एक्स को ही हम लोग लिखते थे सी अल्फा, याद है? सी अल्फा। और एक क्या था? सी। तो सी में से सी अल्फा टूट रहा है, ये कितना बनेगा? सी अल्फा। ये कितना बनेगा? सी अल्फा। तो ज्यादा टूटेगा, तो मतलब अल्फा भी बढ़ेगा। समझे? और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो पानी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा। इसके मतलब तो पानी के लिए सब कुछ बढ़ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ रहा है, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब सब कुछ बढ़ ही रहा है। समझ गए क्या? तो करते क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाता है एक्सपेरिमेंट करके, कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कितना है एच प्लस का, ओ एच माइनस का।
तो H प्लस का वैल्यू आता है 10⁻⁻7 मोलर, और OH माइनस का वैल्यू भी कितना आता है 10⁻⁻7 मोलर। अरे दोनों बराबर ही है ना, प्योर पानी की बात कर रहे हैं अभी। तो H प्लस OH माइनस का वैल्यू कितना आता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 10⁻⁻7। और एक बात याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कम टेम्परेचर रखोगे तो वैल्यू घट जाएगा। समझे? तो इस बात को लिख लेते हैं सब। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻7, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7। तो कितना आ गया 10⁻⁻14। और ये मोलैरिटी था, ये भी मोलैरिटी था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर स्क्वायर। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया। समझे क्या? ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो किसी दूसरे टेम्परेचर पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डेटा देगा, उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बोलो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पानी के लिए था बढ़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KW का वैल्यू बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा ही। समझ गए? तो ये बात याद रखो। तो अगर अपने को 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो सब कुछ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो बात करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब तक क्वेश्चन में कुछ न दिया हो टेम्परेचर, तब तक क्या एज्यूम करके चलना है पूरे चैप्टर में, 25 डिग्री सेल्सियस। समझे? तो यहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम को लिखते हैं, H2O लिक्विड जो है H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये देखो, बताया था H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, पानी के साथ H3O प्लस बना लेता है। ऐसे ही OH माइनस, देखोगे अगर पानी माइनस तो पानी में स्टेबल है, लेकिन OH माइनस को अगर देखेंगे पानी के साथ कंबाइन होता है एक पानी के साथ, तो इसको क्या लिख सकते हो, H3O2 माइनस, ये भी बनेगा पानी में। अगर OH माइनस दो वाटर मोलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्या बनेगा यहाँ पे, H5O2 माइनस, तो ये भी स्पेसिस पानी के अंदर मिलेगा। चलो ये तो इंफॉर्मेशन था, बता दिया इधर। देखो T इजकल टू जीरो, अभी इमेजिन करो पानी बना, पानी का उद्गम हुआ, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1000/18, T इजकल टू जीरो पे। और H प्लस नहीं बना था, OH माइनस नहीं बना था, लेकिन पानी जैसे ही कुछ समय बीता तो इसमें क्या आएगा, ये डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, 1000 - 18, सी है। सी में से ये देखो, सी में से x टूट गया, x बना। या फिर पानी के कॉन्सेंट्रेशन को अगर सिंबल हम सी लिखें तो सी में से क्या हो गया, सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻7, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻7, और ये जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है वो नियरली कांस्टेंट रहने वाला है, उसका वैल्यू है 1000/18। तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है,
18 × 10⁻⁻14 और इधर से 3 गया 17। तो ये वैल्यू निकल के आया 1.8 इंटू 10⁻⁻16। तो पानी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻16। इसको याद रखना, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट एमसीक्यू में दिख जाएगा। पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻16। अब देखो कितना कम ये वैल्यू है। 10⁻⁻16 बहुत 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 छोटा नंबर है। मतलब पानी का आयनाइजेशन क्या होता है? बहुत 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 कम होता है। सेल्फ आयनाइजेशन जो पानी का है वो बहुत कम होता है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, समझे, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना हो तो क्या करोगे? अल्फा इजकल टू कितना टूट गया, कितना टूट गया, एक्स डिवाइडेड बाई कितना शुरू में कॉन्सेंट्रेशन था, 1000/18। और कितना टूट गया, टूटा कितना, 10⁻⁻7 ही ना टूटा। इतना टूटा तभी तो इतना एच प्लस बना, इतना ही ओ एच माइनस बना। तो एक्स टूटा, 10⁻⁻7 टूटा, और शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1000/18। तो आएगा 18 × 10⁻⁻10। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁹। इसको लिख सकते हैं 1.8/10⁻⁹ और ये क्या है, 1.82468 ये 1 बिलियन, ये क्या है, 1 बिलियन। अब बताओ, 1 बिलियन पानी का पार्टिकल है, उसमें कितने पार्टिकल टूट रहे हैं? मुश्किल मुश्किल से 2 पार्टिकल भी नहीं टूट पा रहा है, 1.8 पार्टिकल टूट रहा है। समझे? तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है? 1 बिलियन पार्टिकल में मुश्किल से मान लो 2 पार्टिकल टूट रहा है, ठीक है, तो 2 पार्टिकल टूट रहा है। इसके मतलब डिग्री ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, बहुत बहुत कम है। तो पानी का अल्फा, समझ गया ना, पानी का अल्फा, ये जो H2O है बहुत बहुत कम है। पानी का सेल्फ आयनाइजेशन होता तो है, लेकिन इतना कम होता है, बिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में एक का दुक्का कोई पार्टिकल टूट गया है। इसके मतलब अगर प्योर पानी को देखा जाए तो पुअर कंडक्टर, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब हम लोग कई बार बोल देते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। समझे? इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत कम कंडक्ट करेगा, लेकिन हाँ करेगा तो, क्योंकि एक दो आयंस तो हैं, तो बहुत पुअर कंडक्टर होता है प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का। समझे? तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बता सकते हैं प्योर पानी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी ही ऐसा सेल्फ आयनाइजेशन पानी का ही होता है। अमोनिया जो है, अमोनिया, इसका भी ऑटो आयनाइजेशन होता है। NH3 लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस दे के NH4+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, और NH2- एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। समझे? ऐसे ही फॉर्मिक एसिड लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCOOH2+ और HCOO-। ये 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल दिखा दो। अब देखो, एक यहाँ से हम पीएच स्केल डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि पानी के लिए भी अभी H+OH- निकला है, तो पीएच स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखो पीएच स्केल, जो पीएच स्केल है, सोरेनसन द्वारा दिया गया था। गिवन बाय सोरेनसन। और पीएच स्केल क्या है? तो पीएच अगर निकालना है तो क्या करते हैं, -log ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी। तो उसमें नहीं जाना है अपने को। पीएच इक्वल टू सिंपली क्या करेंगे, -log
ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बेस 10। और POH निकालना होगा तो क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बेस 10। अगर कोई एसिड होगा तो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया रहता है, तो पीके निकालना पड़ गया तो माइनस लॉग ऑफ के, बेस हो जाएगा 10। अगर के भी कोई बेस है तो उसका के भी दिया होगा, पीके भी निकालना हो गया तो क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ के बी बेस 10। कोई इंडिकेटर होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इंडिकेटर लिखते हैं, तो उसके लिए लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ के इंडिकेटर बेस 10। तो ये है पीएच स्केल। समझे, पीएच स्केल जैसे कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत छोटा नंबर है, तो ये जो ये स्केल है उसको थोड़ा एक अच्छे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -9। ये कितना छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम पीएच स्केल का हेल्प लें तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो पीएच कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -9। तो इसका वैल्यू आएगा 9। अब देखो एक रीजनेबल नंबर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। ऐसे कितना छोटा नंबर था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर में कन्वर्ट हो गया जिसको इजीली हम लोग डील कर सकते हैं। पानी के लिए हमने देखा था 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू कितना आया था, H प्लस और OH माइनस। के डब्ल्यू कितना था, H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर। तो यहाँ से अब क्या करना है, दोनों लॉग ले लो। लॉग के डब्ल्यू इजकल टू लॉग H प्लस और लॉग OH माइनस। लॉग ए इंटू बी से हमने इसको ब्रेक कर दिया, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहाँ पे माइनस कर लो दोनों साइड, तो क्या दिखेगा, लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। और ये ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा लगेगा। पानी के लिए तो डिराइव हुआ, लेकिन किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन। एसिड मिला दो, बेस मिला दो, सॉल्ट मिला दो, बफर बना दो, जो मर्जी कर दो, सबके लिए वैलिड है। समझे, हमेशा पीएच प्लस पीओएच बराबर पी के डब्ल्यू लगा सकते हो। और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू पता ही है। पी के डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। और माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू का वैल्यू है 10 टू द पावर -14। तो ये आ गया 14। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14। तो वैलिड तो है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, लेकिन किस टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं होगा, कोई और टेम्परेचर होगा, तो ये वैलिड होगा। एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। क्योंकि कोई भी टेम्परेचर दिया होगा तो वहां पे के डब्ल्यू देगा। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू तो देगा ना भाई। तो के डब्ल्यू दिया होगा तो पी के डब्ल्यू निकाल लेना, फिर अपना फॉर्मूला आ जाएगा पी एच प्लस पी के डब्ल्यू बराबर जो भी आएगा पी के डब्ल्यू। समझे, और ये वाला किस पे वैलिड है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझे, तो ये है कि पी एच प्लस पी एच बराबर 14। ये जनरली यही केस लगने वाला है 25 डिग्री सेल्सियस के। आईआईटी का जो क्वेश्चन होगा उसमें टेम्परेचर चेंज कर सकता है, तो अभी उसकी बात नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन में उसको देखेंगे। अब देखो,
अगर सॉल्यूशन का नेचर बताना हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो, उसका नेचर बताना हो, तो पहले पानी से स्टार्ट करते हैं। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस H2O की बात करेंगे। प्योर H2O, प्योर पानी है, अभी कुछ इसमें मिलाया नहीं। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻7। तो पीएच कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10⁻⁻7, ये आ गया 7। ऐसे ही पीओएच कितना आएगा? 7। तो पानी क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच बराबर आ रहा है पीओएच, और बराबर आ रहा है 7। और ये वाला पॉइंट है न्यूट्रल। समझे? न्यूट्रल पानी के लिए। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन हुआ फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, पानी में कुछ मिला के सॉल्यूशन बना देंगे, तो उस केस में अपने को देखना होगा कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया OH माइनस से, तो क्या बोलेंगे? एसिडिक है। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया OH माइनस से, तो एसिडिक। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया OH माइनस से, तो क्या बोलेंगे? बेसिक नेचर है। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया OH माइनस के, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। समझे? फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे तो बोल सकते हैं। लेकिन हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो क्वेश्चन भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही जनरली देता है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या लिखेंगे? एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझे? 25 डिग्री सेल्सियस पे पता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻7। तो देखो, यहाँ से पीएच पता था हमें, पीएच कितना आता था? 7। तो अगर पीएच पीएच 7 से कम है, तो क्या होगा? एसिडिक। यहाँ पे देखो, पीएच इक्वल टू क्या था? माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब एसिडिक नेचर आने वाला है। देखो, पानी के लिए 25 डिग्री सेल्सियस क्या था? न्यूट्रल। उसमें कुछ सॉल्यूशन मिला दिए, मान लो एसिडिक, HCl मिला दिए, तो एसिडिक होगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो ये लॉग, जो लॉग फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉग का भी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन पहले माइनस लगाया है, माइनस लॉग ऑफ, मतलब अल्टीमेटली ए वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्या है? डिक्रीजिंग। तो क्या बोल सकते हैं? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। H प्लस बढ़ेगा, पीएच घटेगा। तो देखो, पीएच 7 पे क्या था पानी के लिए? न्यूट्रल। और किसी ने इसमें एसिड मिला दिया, एच HCl मिला दिया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब पीएच क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पीएच क्या आएगा? 7 से कम। पीएच 7 से कम है तो क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच 7 से ज्यादा आ गया, समझे? पीएच 7 से ज्यादा आ गया तो बेसिक सॉल्यूशन। पीएच 7 से ज्यादा मतलब बेसिक, किसी ने एसिड न मिला के उसमें बेस मिलाया, समझे? तो बेस मिलाएंगे तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा। और अगर पीएच 7 आ गया, पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 7, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी इक्वस सॉल्यूशन के लिए ये बात बोल सकते हैं हम लोग। अब बताओ, अगर किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया होता, किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया होता, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया होता,
और उस समय एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि लेट एट 100 डिग्री सेल्सियस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है, 10 to the power - 10 मान लो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है, 10 to the power - 10। तो उस समय न्यूट्रल किस पॉइंट पे बोलते हैं कि पानी कब न्यूट्रल है, समझे? तो हमें पता है के डब्ल्यू है 10 to the power - 10, और पी एच प्लस पी ओ एच बराबर कितना होगा, पी के डब्ल्यू। और पानी का अगर सेल्फ आयनाइजेशन होता है, H प्लस ओ एच माइनस में जाता है, तो पानी में देखो जितना H प्लस बनेगा, मान लो X, उतना ही OH माइनस बनेगा। तो जितना पीएच आएगा उतना ही पीओएच आने वाला है। तो पीएच प्लस पीओएच क्या है, बराबर। ये पीएच बराबर है पीओएच। और पीकेडब्ल्यू कितना आने वाला है, ये तो हमें पता है आने वाला है। और पीकेडब्ल्यू निकालो तो यहाँ से कितना आ रहा है, पीकेडब्ल्यू आ रहा है -log of 10 to the power - 10। तो ये आ रहा है 10। और इस बात को यूज करो, पीएच बराबर है पीओएच के, तो क्या आएगा, पीएच बराबर पीओएच, और बराबर क्या आ गया, 5। अरे पीएच और पीओएच बराबर है, इसके मतलब 5 + 5 है, तभी तो 10 आएगा पीकेडब्ल्यू। तो यहाँ पे देखो, अब न्यूट्रल पॉइंट क्या आ गया, 5। अब पानी न्यूट्रल होगा किस पीएच पे, 5। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो ये जो पीएच स्केल अपना बना था, शुरू में क्या था, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच जो 7 था, ये क्या था, न्यूट्रल वाला पॉइंट, न्यूट्रल। पीएच 7 से ज्यादा हो गया, ये पीएच अगर 7 से ज्यादा हो गया तो ये बेसिक वाला रीजन था। और पीएच अगर 7 से कम हो गया तो एसिडिक रीजन था। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो न्यूट्रल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हाइपोथेटिकल है, हमने डेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला हाइपोथेटिकल डेटा है, इसको एग्जैक्ट डेटा नहीं मानना है। तो मतलब समझने के लिए हाइपोथेटिकल डेटा लिया, समझे? ऐसा ही कुछ ना डेटा होगा, बढ़ा हुआ वैल्यू होगा के डब्ल्यू का। तो अब पीएच 7 न्यूट्रल नहीं है, पीएच कितना है, पीएच 5 वाला न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो 7 से अगर कम होगा पीएच, पीएच 5 से कम होगा। अब पीएच 5 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, तो 5 से कम अगर पीएच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन है वो, एसिडिक है। और अगर पीएच 5 से ज्यादा हो गया, पीएच कितना हो गया, 5 से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे बेसिक नेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो पानी का न्यूट्रल पीएच है 7, वो धीरे धीरे घटता जाता है, समझे? टेम्परेचर इंक्रीज करने से न्यूट्रल पीएच, जो न्यूट्रल पीएच ऑफ वाटर क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है, 5 से कम होता जाएगा। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे? तो ये रहा कि पानी के बारे में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पीएच स्केल क्या होता है। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कि पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कोई एसिड दिया हो, बेस दिया हो, सॉल्ट दिया हो, तो इन सब का पीएच कैलकुलेशन वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।